हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा और आज की वीडियो में मैं जेईई एडवांस 2021 के फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट से बनाने का सोचा है। फर्स्ट पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 और फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 टू 19 मैं सेकेंड पार्ट में वीडियो को सॉल्व करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले जो मेरा असेसमेंट था पेपर को लेकर, मैं सबकी तरह पेपर का वेट कर रहा था फ्रॉम सम रिलायबल सोर्स। तो जेईई ने खुद ही अपनी वेबसाइट पर दोनों पेपर्स अपलोड कर दिए। तो जो फर्स्ट पार्ट फिलहाल मैंने देखा है, तो मेरी असेसमेंट ये है कि फर्स्ट पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल के आसपास का था। एक आधा क्वेश्चंस को छोड़ दें जो थोड़े बहुत टाइम टेकिंग हो सकते थे, जो एक्सपेक्टेड भी होता है एडवांस के पेपर से, लेकिन उसके अलावा जो पेपर था वो काफी डुएबल था और जो भी एक सीरियस कैंडिडेट है उसे काफी सारे क्वेश्चंस करने में मजा भी आया होगा और काफी आसानी से उन्होंने नंबर उठाए होंगे। और अगर ओवरऑल बात करें तो कुछ क्वेश्चंस में तो नंबरों की लूट थी, मतलब उन्होंने क्वेश्चन दे दिए थे, आपको बस नंबर जाके चुन के उठाने थे। और ये मैं बात में क्यों कह रहा हूं, ये सोल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे से तैयारी की है उन्होंने इस एग्जाम में बहुत अच्छा किया होगा। और इस एग्जाम में कितने मार्क्स स्टैंडर्ड है, कितने मार्क्स आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे, उसकी एनालिसिस हम बाद में करेंगे। पहले हमारा मेन एम रहेगा कि हम पेपर को सॉल्व करें और क्वेश्चंस को आसान तरीके से और यूनिक तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरा हमेशा से एम्फेसिस रहा है इस पॉइंट पे कि हम ज्यादा स्टेप्स ना लिखें। जितने सारे स्टेप्स एग्जाम हॉल में लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम गलती कर बैठे। ज्यादा गलतियां होती है सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कहीं पे 2 के स्क्वायर को 8 लिख दिया, कहीं साइन 30 को √3/2 लिख दिया, ये सारी गलतियां होती है। तो हम अगर अपने स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकें तो हमारी गलतियां होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो भी काफी कम हो जाएंगे। ऑलराइट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दिस सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये सिर्फ उन्हीं बच्चे के लिए नहीं है जिन्होंने जेईई में अपीयर किया है, ये उनके लिए भी है जो लोग फिलहाल क्लास 11th में हैं या फिर क्लास 12th में। जो जो टॉपिक्स आपने फिलहाल पढ़ लिए हैं, आप उनको पहले तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करो और उसके बाद देखो कि वहां पर आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और यहां से क्या क्या चीजें सीखने को मिली, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। ऑलराइट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जो मेरे एफर्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और ये जो वर्नियर कैलिपर्स दिया हुआ है ना, ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है। मतलब यहां पर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कॉन्साइड कर रहा है? 9 मेन स्केल डिवीजन से। बढ़िया। तो यहां पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी? क्या ये 0.9 MSD हो जाएगी? लीस्ट काउंट तो पता है ना भाई, आया नहीं? MSD माइनस VSD, VSD को 0.9 MSD को लिख सकते हो ना, तो ये आ गई MSD/10। मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दें 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी लीस्ट काउंट। समझ आ रहा है? और हो गया भाई, ये शुरुआत की कंडीशन है, मतलब यहां पे जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर? नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि इसका जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है। ठीक है, और नेगेटिव जीरो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेगेटिव है तो माइनस मेन स्केल का डिवीजन 0.1 है, सो माइनस 0.1 होगा, क्योंकि इसके पहले हम मानते हैं कौन सी डिवीजन होनी चाहिए थी? -1 होनी चाहिए थी। और यहाँ पे 6 डिवीजन मुझे कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है, तो +6 इंटू 0.01। तो ये वैल्यू जो फाइनली आ रही है ना, ये आ रही है -0.04 सेंटीमीटर। मतलब ये शुरुआत ही नेगेटिव से कर रहा है, -0.04 से। ठीक है, यहां की रीडिंग कितनी होगी? मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है? जीरो के जस्ट पहले वाली लाइन। जीरो के जस्ट पहले वाली लाइन क्या है? 3.1 सेंटीमीटर्स। सो मेन स्केल की अगर हम रीडिंग देखें, या फिर मैं टोटल रीडिंग यहां देखूं, तो रीडिंग मुझे दिख जाएगी 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस यहां तो मुझे फर्स्ट वाला ही कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है, तो मैं 1 इंटू लीस्ट काउंट कर दूं। लेकिन यहां पर रीडिंग कैसे आएगी? ये रीडिंग पहले नेगेटिव में थी, -0.04, और ये कहां तक बढ़ के आ गई? ये बढ़ के आ गई 3.11 तक। एक्चुअली रीडिंग कितनी हुई? इन दोनों को हमें कर देना है ऐड। ठीक है भाई,
बहुत लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके कहीं गलत नहीं कर दिया हो, मुझे डर लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमें एरर को माइनस करना होता है, एरर तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फाइनली जो रीडिंग आनी है ना वो आनी है 3.15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। बात समझ आ रही है? जीरो एरर का एक सिंपल सा यहां पर एप्लीकेशन था। मैं इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखूंगा। ये क्वेश्चन एक सीरियस जेईई एस्पिरेंट को करना चाहिए था। क्या बात है। सेकंड क्वेश्चन, ये एक 4 स्टेप का एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है और क्या चाहिए जीवन में बताओ। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है और ये इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है नहीं हुई है, कौन से स्टेप में हुई है वो पूछा जा रहा है। अगर मुझसे कोई रैंडमली ये क्वेश्चन देके पूछे कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है या जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, राइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। इसमें मुझे देखना है कि कौन से स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो मैं स्टेप 1 की बात करूं, यहां पे क्या एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। तो 1 की अगर हम बात करें तो यहां पे वर्क पॉजिटिव है, राइट। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा यू भी पॉजिटिव है। मतलब 1 वाले केस में जो हीट होगा ना वो क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर दोनों पॉजिटिव है भाई तो जोड़ जाड़ के तो पॉजिटिव ही होने चाहिए ना। मतलब यहां पर आंसर में 1 तो होना ही चाहिए, मतलब ऑप्शन डी यहां पे नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? 2 3 4 में अब गेस करो भाई। 1 अगर हो रहा है तो 3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो उल्टा प्रोसेस है। 1 में राइट जा रहे थे, 2 में 3 में लेफ्ट आ रहे हैं, यहां तो हो नहीं सकता। 2 और 4 में चेक करो, 2 और 4 में क्या हो रहा है, 2 वाले में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम घट रहा है, विच मींस अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के देखो, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। नंबर 2 में प्रेशर नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है, इसको पी कर देते हैं। प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर घट रहा है प्रोसेस 2 में, टेम्परेचर भी घटेगा। 2 तो नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं है, तो 4 होगा। मैं चेक करके दिखा देता हूं। यहां वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अगर प्रोसेस 4 की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो दोनों को जोड़ जाड़ के देखोगे तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। मतलब यहां पर आंसर 1 और 4 होना चाहिए था। समझ आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एलिमिनेशन से आ जाएगा आंसर, बट ठीक है कोई नहीं, 2-4 लाइन लिख लेंगे, हमारे जेब से थोड़ी जा रहा है कुछ। 2-4 लाइन लिख के अगर सही नंबर आ जाए, शॉर्ट नंबर आ जाए तो ले लेंगे। बात समझ आ रही है? ओके, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, तो तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है दैट यहां पे 2 लेंसेज रखी हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का 1.5 और सारे सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले वाले लेंस का अगर मैं फोकल लेंथ निकाल लूं, जल्दी से ये निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1.5/1 - 1 इंटू पहले सरफेस के लिए पॉजिटिव, मतलब 1/20 -1/-20। तो F1 की वैल्यू यहां से मुझे क्या 20 सेंटीमीटर मिल रही है? नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। और मैं 1/F2 अगर कैलकुलेट कर लूं तो ये देख लो -20 आएगा। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। फर्स्ट वाले के लिए यहां पे नेगेटिव हो जाना चाहिए और सेकेंड वाले के लिए यहां पर पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। बढ़िया जी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा। तो फर्स्ट यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है ना, 1/F1 + 1/F2 - d/F1F2, वैसा कुछ लगाने की कोशिश मत करना। यहां पे वो इंफिनिटी से रेज आती है तभी वैलिड होती है, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान मुश्किल में डाल सकता है। तो यहां पे हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली इमेज हमें बनानी है जो इस लेंस के थ्रू बनेगा। तो फर्स्ट इमेज के लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट है मतलब मान लो V1 पे इमेज बन रही है, 1/V - 1/U, U हो गया -10 इज इक्वल टू 1/F, 1/F इज 20। तो यहां से V1 की जो वैल्यू है ना ये आ रही है -20 और मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन होती है लेंस के लिए V/U। तो ये हो गई -20 डिवाइडेड बाय U कितना था, -10। तो फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है। सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं, तो ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है
कि ये यहां से भी 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब ये क्या होगा, इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है, क्या ये डिस्टेंस हमें 30 सेंटीमीटर दिख रहा है? तो मैं यहां पे यूज करूंगा 1/v2 माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/-20। तो यहां से 1/v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/v2 आ जाएगी -1/20 और -1/30। तो V2 की वैल्यू आ रही है यहां से -12 सेंटीमीटर। तो यहां से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 की वैल्यू हो जाएगी V2 डिवाइडेड बाई U। V2 हो गया कितना, -12, U हो गया -30। तो जोड़ जाड़ के ये हो गया 2/5। और अगर मुझे दोनों की नेट मैग्निफिकेशन चाहिए तो वो होती है M1 इंटू M2। कर दे मल्टीप्लाई, बिल्कुल बिना विलंब के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4/5। तो ये आंसर आ रहा है यहां पे 0.8, मतलब यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हैवी न्यूक्लियस। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। और ये कैलकुलेशंस थोड़े बहुत थे, उसी वजह से कॉन्सेप्ट वाइज कोई बहुत तगड़ी चीज यहां पर नहीं पूछी गई थी। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर है हैवी न्यूक्लियस जिसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट। ध्यान से देखना, 20 मिनट की हाफ लाइफ है उसकी, राइट। और कितने देर के बाद पूछ रहा है हमसे, 1 घंटे के बाद। 1 घंटे में कितने 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 20 मिनट, मतलब कितने हाफ लाइफ निकल गए यहां पे। मतलब 0 से शुरुआत की तुमने तो 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। आफ्टर 3 हाफ लाइफ, मतलब अगर मैंने स्टार्ट किया था 1000 न्यूक्लियाई से, तो 1 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, 500। 2 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, 250। 3 हाफ लाइफ के बाद 125। इतने सारे बचेंगे, मतलब कितने सारे डीके हो गए, डीके हो गए 1000 माइनस 125, मतलब 875 डीके हो गए, राइट। अब इसमें से अल्फा डीके वाले 60% होंगे, बीटा डीके वाले 40% होंगे। मतलब डीके जो हुए हैं 60% चांसेस थे अल्फा डीके के, तो इसमें से 60% क्या होने चाहिए, अल्फा वाले होने चाहिए, नहीं, और 40% होने चाहिए बीटा वाले। तो अल्फा वाले कितने हो गए, अल्फा पार्टिकल्स का अगर मैं नंबर कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा 60/100 इंटू 875, राइट। अब मुझे देख के ही लग रहा है कि आंसर 8 इंटू 640 है, मतलब थोड़ा 500 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, शुड बी 525। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। अभी तक मुझे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन कोई भी दिखा नहीं है, और जिसने अच्छे से तैयारी की होगी उसे ये चारों क्वेश्चंस करने चाहिए थे, इजी मार्क्स थे। एडवांस के स्टैंडर्ड से ये बहुत ही इजी 4 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोजेक्टाइल वाला, इसके क्या कहने भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नंबर लौटा दिया उन्होंने अभी तक, राइट। जितने नंबर लूट सकते हो लूट लो यहां तक। प्रोजेक्टाइल से मोशन में हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया 5√2 की स्पीड से, ठीक है भाई। तो 5√2 की स्पीड से किया, मतलब मैं कंपोनेंट में तोड़ दूं ना यहीं पे 5 और 5। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता यह है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचती है, वर्टिकल वाली हो जाती है 0। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है और एक पार्ट वर्टिकली नीचे गिर रहा है। जो पार्ट वर्टिकली नीचे गिर रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी? अगर 0 नहीं होती तो वो थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ्ट में गिरता। मतलब यहां पर अगर मैं मानता हूं कि m मास का एक पार्टिकल है जो 5 से मूव कर रहा है, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, मतलब m/2 और m/2 इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट यहां पर 0 हो गया, मतलब एक की वेलोसिटी यहां पर 0 है, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गई। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से तो सीधा 1 मिनट में मुझे पता चल जाएगा कि ये होना चाहिए m/2 इंटू 0 प्लस m/2 इंटू v। तो यहां से v की जो वैल्यू है ना, ये आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। 10 मीटर्स पर सेकेंड यहां पर वेलोसिटी तुम्हें मिलेगी। तो यहां मैं 2 पार्ट्स में अगर इसको स्प्लिट कर दूं ना,
तो एक पार्ट की वेलोसिटी 10 हो जाएगी और दूसरा पार्ट यहां से नीचे गिरेगा। तो तुमसे पूछा गया कि इस पार्ट को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट होगी 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, बढ़िया, 25 बाय 20 मतलब 1.25। तो 1.25 अगर इसे नीचे आना है, इसकी कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, तो मैं सीधा लिख सकता हूं ना, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज 1.25 मतलब 5/4। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है 1/2 सेकेंड्स। तो ये आंसर फटाक से हम लिख सकते थे, ये आ जाता है 0.5 सेकेंड्स। समझ आ रहा है। और दूसरा पूछा गया कि भाई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर ये दूसरा पार्टिकल गिरेगा। तो ये तो मैं कह ही सकता हूं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। तो दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट भी 0.5 सेकेंड्स ही होगा। तो दूसरे वाले ने क्या किया, मतलब दूसरे पार्ट ने इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.5 मतलब 2.5। और वो एडिशनली कितना ट्रैवल करेगा, इसकी स्पीड अब हो गई 10, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू मुझे निकालनी है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.5 प्लस 10 की स्पीड थी इसकी और इसे 0.5 सेकेंड्स तक ही जाना है ना, तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए 10 इंटू 0.5, जोड़ जाड़ के आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर्स। ये काफी इजी क्वेश्चन था और मुझे मेरे हिसाब से ये फोकट के नंबर रखे हुए थे, बस हमें जाकर उठा लेने थे। ठीक है, इवन 11th वाले मतलब जो 12th के बच्चे हैं, जो 11th पूरा पढ़ चुके हैं, इवन जो 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने लीनियर मोमेंटम पढ़ा हो। तो मैं 12th के स्टूडेंट्स को ज्यादा एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इन्हें मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा तो ज्यादती हो जाएगी, इसे भी मैं इजी टू मॉडरेट में ही रखूंगा यहां, क्योंकि मोमेंटम और प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स मिले हुए थे, इसीलिए मॉडरेट में डाल देता हूं, बट आराम से ये नंबर स्कोर करने चाहिए थे सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो स्विच को हमने पोजीशन पी पर रखा बहुत देर तक और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया क्यू पे। तो हमें सर्किट को बारी बारी से बना के देखना है कि सर्किट यहां पर कैसा दिखता है। तो अगर मैंने स्विच को पी पे कनेक्ट किया तो ये एक सिंपल सा एक सर्किट बन जाएगा, जिसमें ये वाली मतलब ये आरएचएस तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, थोड़ा डायग्राम खराब बन रहा है, मैं जल्दी में बना रहा हूं। और फाइनली ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। स्टेडी स्टेट है, बहुत देर तक हमने छोड़ दिया, मतलब ये स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है। बात समझ आ रही है, इट हैज रीच्ड हिज स्टेडी स्टेट। तो पी से कनेक्टेड है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं होता, मतलब इस वाले ब्रांच में कोई भी हमें करंट देखने को नहीं मिलेगा। करंट कहां घूमेगा, करंट विल ओनली मूव इन द आउटर ब्रांच। करंट सिर्फ ये वाले ब्रांच में घूमेगा। कितना करंट घूमेगा, अगर मैं कहता हूं आई, एक बार घूम लो ना लूप में, यहां से इधर जाओगे ऊपर, सो इट इज -2 प्लस 2i प्लस आई प्लस 1 बराबर 0। मजा नहीं आ रहा अभी तक, कमेंट में बताना। सो ये हो गया 1/3 एम्पियर्स, 1/3 हो गया ना। इसमें चार्ज पूछ रहा है, तो कहीं से कहीं घूम के हो जाओ ना, यहां से यहां जाओ घूम के एक बार, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, नॉट 0। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो Q1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस में अगर लिखूंगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइक्रो फैराड, नहीं माइक्रो कूलम। तो ये आंसर हो जाएगा 4/3 माइक्रो कूलम भी है, तो 4/3 पे आंसर छोड़ देंगे। राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 पूछा गया है, तो ध्यान से इस अगर मैंने इसे यहां पे कनेक्ट कर दिया ना, तो सिर्फ ये वाली लाइन हमें दिखेगी। मतलब यहां पर मैं सेम डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करूं, ये वाली बैटरी हट जाएगी और यहां पे तुम्हें ऐसा दिखेगा। अब करंट कितना होगा, मतलब इसमें तो करंट जाना नहीं है, सिर्फ आउटर पेरिफेरी में करंट घूमेगा। तो अब जो करंट की वैल्यू मान लो I1 है, I1 की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बिकॉज इस पूरे रास्ते में रेजिस्टेंस बस 3 है। तो 2/3 इज द करंट। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा इसके क्रॉस, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो ऐसे एक बार घूम जाओ, बस 1 ओम का रेजिस्टर बीच में आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है कितना, 2/3
इंटू 1 विच इज 2/3 वोल्ट्स। तो ये आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय C, मतलब 1 माइक्रोफराड। Q2 की वैल्यू आ रही है कितनी, 2/3 माइक्रोकूलम। तो यहां पे आ जाना चाहिए 2/3। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। मॉडरेट में चलो रख देता हूं, सबको मैं डराना नहीं चाहता हूं कि अरे ये तो हमसे हुआ ही नहीं, इसको सर इजी में रख रहे हैं, तो इसको मैं मॉडरेट में रखता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन भी एक सीरियस कैंडिडेट को जरूर करना चाहिए था। ओके तो ये क्वेश्चन में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इंटरनेट पर इसे बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से सॉल्व किया है, लोकस वोकस पता नहीं क्या क्या लेके सॉल्व किया है। अरे उतना बुद्धि नहीं लगाना भाई, सिंपल सोचो। मैंने कहा ना, एग्जाम हॉल में प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करोगे तो दिक्कत होगी, जितने सारे स्टेप्स लिखोगे उतनी ज्यादा परेशानी होगी, राइट, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम गलती कर बैठे। तो यहां पे मुझे दिमाग लगाना है कि अगर ये क्वेश्चन ने बोला ही है कि ये सर्कल है, तो मैं इसे सर्कल प्रूव करने के पीछे क्यों लगूं। समझ आ रहा है। यहां पर मैंने चार्ज रखा, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो वैल्यू होगी 2r। और मैंने अगर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट मुझे सेंटर नहीं दे देगा, बिल्कुल देगा। तो यहां पे सोचो, अगर मैंने कहा कि ये डिस्टेंस x है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x। बस यहां का पोटेंशियल तो मुझे जीरो करना है ना, इस पूरे सर्कल पर जीरो है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। समझ आ रहा है। तो यहां पर पॉइंट ए की बात करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा k - q डिवाइडेड बाय x प्लस k q/√3 डिवाइडेड बाय 2 - x इक्वल टू 0। बढ़िया भैया, सॉल्व कर लो ना, इतना तो आता है सबको, रैशनलाइज कर लेना, ये 3 - √3 आ जाएगा, राइट। इसको मैं चलो x1 लिख देता हूं, x1, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। और सेकंड वाले केस में पॉइंट नंबर बी क्या हो जाएगा, ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा। मान लो यहां से ये वाला पॉइंट जो है ना, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट यहां से x2 डिस्टेंस पे है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - 2, तो k - q डिवाइडेड बाय x2 प्लस k q/√3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x2 - 2। यहां उल्टा हो जाएगा क्योंकि x2 इज ग्रेटर देन 2, बराबर जीरो करोगे, रैशनलाइज करके चेक कर लेना, ये 3 + √3 आता है ना। तो सेंटर अगर b, 0 पे है, तो क्या मैं b की वैल्यू नहीं कह सकता हूं, इन दोनों का मीन, इसका और इसका मीन, जो 3 हो जाएगा, और 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 2√3, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, √3। मतलब मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स को निकाल के काफी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। मुझे लोकस वोकस h, के या अल्फा, बीटा लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी होगा, एग्जाम में फंस जाओगे, ठीक है। तो यहां पे ये आंसर हो गया 3, नहीं नहीं नहीं, रेडियस है ना, रेडियस हो गया √3, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ये आंसर है। समझ आ रहा है। बस, तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को यहीं पे एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में जो थोड़ी देर में अपलोड होगा, उसमें मैं बाकी क्वेश्चंस मतलब 11 से लेके 19 तक सॉल्व करता हूं, ठीक है। वहां पे मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तब तक ये मैच कर लो सभी लोग, और इसमें तुम्हें जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, या फिर तुम्हारा जो अगर कोई और मेथड था जिसमें तुमने ज्यादा शॉर्ट में इसको सॉल्व कर दिया, वो भी यहां पर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मैं अपलोड करता हूं दूसरा पार्ट, ओके।